सभी को नमस्कार। हम अध्ययन कर रहे थे ब्याज दरों का। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ब्याज दरें क्या होती हैं, उनकी परिभाषाएं, उनका अर्थ। साथ ही हमने देखा था कि ब्याज दरों में अंतर का कारण क्या होता है। आज हम उसी कड़ी में आगे अध्ययन करेंगे। भारत में विभिन्न ब्याज दरें, वेरियस इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। यानी अगर हम पीछे की अर्थव्यवस्था को देखते हुए बात करें तो मोस्टली जो ब्याज दरें हैं उनके निर्धारण में हमें डिफरेंस देखने को मिला है। जैसे कि अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो मुक्त ब्याज दरें देश में प्रचलित थी और कुछ टाइम के बाद में 1985 से मिड की बात करें तो हमें नियंत्रित ब्याज दरें देखने को मिला और 90 के बाद उदारीकरण की बात करें तो एक तरह से नियमित तो है लेकिन विनियमित ब्याज दरें हम उनको कह सकते हैं। सेमी कंट्रोल रेट हमें देखने को या दृष्टिगोचर हमें होती है। तो भारत में जो ब्याज दरें हैं उनको मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटकर आज अध्ययन करेंगे। पहला आपका प्रशासकीय अथवा नियमित ब्याज दरें यानी कंट्रोल्ड या एडमिनिस्ट्रेटेड जो इंटरेस्ट रेट है वो। दूसरा आपका आएगा बाजार आधारित ब्याज दरें यानी मार्केट बेस्ड या मार्केट कंट्रोल्ड इंटरेस्ट रेट्स। इन दो भागों में बांटकर हम आज अध्ययन करेंगे भारत में प्रचलित विभिन्न ब्याज दरों का। पहला जो आपका है प्रशासकीय ब्याज दरें, उसके अंदर आपका आएगा बैंक जमाओं पर ब्याज, जैसे होता है सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज हो गया, बैंक रेट हो गई, लोन वगैरह पे जो रेट होती है ये सारी क्या होती है, कंट्रोल्ड होती हैं, जैसा कि आपको पता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। और फिर इसमें कुछ संशोधन या कुछ एडजस्टमेंट वाणिज्यिक बैंक करते हैं। दूसरा आपका आता है बाजार आधारित यानी जो बाजार के द्वारा कंट्रोल है, उसमें हम मेनली देखेंगे अंतर बैंक याजना ब्याज दरें, इंटर बैंक जो रेट होती हैं आपकी, निर्गमित प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें, व्यावसायिक साख पर ब्याज दरें, अनिर्गमित क्षेत्र की प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें और असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरें। इनका क्रम से आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं भारत में विभिन्न ब्याज दरों से। तो पहला जो आपको इसमें बताया गया है वो आपका है बैंक जमाओं पर ब्याज दरें। दोनों बताई गई हैं आपको, प्रशासकीय और बाजार आधारित, और क्रम से इनके टाइप्स आपको यहाँ पे बताए गए हैं। पहला आपका आता है बैंक जमाओं पर ब्याज दरें, यानी एक तरह से जो जमाएं बैंक जमा पर ब्याज दरें वो दरें होते हैं जो व्यापारिक बैंक जमाएं स्वीकार करते हैं और उसके बदले उन्हें देते हैं। और ये कैसी होती हैं आपकी, प्रशासकीय या कंट्रोल्ड होती हैं। डिपेंड करता है इन पे रेट्स क्या रहेंगे, तो इनकी टाइम के आधार पर इसको फाइनल किया जाता है कि इसमें लिक्विडिटी कितनी रखनी है और उसमें लाभदायकता क्या है, इसके आधार पर इसके ऊपर रेट्स इंटरेस्ट की फाइनल की जाती हैं जो बैंक जमाओं के ऊपर हमें प्राप्त होती हैं। वर्तमान में ब्याज दरों के विभिन्न जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से दरों में गिरावट की प्रवृत्ति हमें देखने को मिल रही है। रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को निर्धारित सीमा में ऊंचा वजन की छूट प्रदान की गई है। हालांकि ये फाइनलाइज तो किसके द्वारा की जाती है, केंद्रीय बैंक द्वारा, लेकिन वाणिज्यिक बैंक इसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तभी आप देखते हैं कि बाजार में अलग अलग जो बैंक हैं वो एक ही जो सेगमेंट है उस पर लोन देने के लिए उनके रेट्स में कुछ डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्यों होता है, क्योंकि उन बैंकों को ऊंचा वजन की छूट प्रदान की गई। ब्याज दरों में विनिमय संरचना में व्यापारिक बैंकों को छूट दी गई है कि जमाओं पर ब्याज दरें वे स्वयं निर्धारित करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में जमाओं पर ब्याज दर प्रशासकीय ब्याज दर के रूप में निर्धारित होती है और एक निश्चित सीमा के अंदर इसमें ऊंचा वचन किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फुल अपने सब से ही फाइनल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें भी केंद्रीय बैंक से ही लोन लेना होता है, तो जो मिनिमम रेट्स हैं वो तो उनको फाइनल करनी ही पड़ेंगी। दूसरा आपका आता है सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यानी कि इन पर ब्याज दरों का निर्धारण सरकार द्वारा ही किया जाएगा। जैसे कि राष्ट्रीय बचत पत्र हो गया, NSC, इंदिरा विकास पत्र, किसान विकास पत्र, हालांकि इसको बीच में बंद कर दिया गया था, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, राष्ट्रीय बचत योजना। तो ये क्या होती हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट्स के द्वारा ये जारी की जाती है, उन पर इंटरेस्ट रेट फिक्स होती हैं। तो ये भी क्या होता है आपका कंट्रोल्ड, सरकार द्वारा ही इसके ऊपर किया जाता है। तो ये प्रशासकीय जो ब्याज दरें हैं उसके अंतर्गत आपका आता है। नेक्स्ट आपका आता है बैंक रेट। बैंक दर वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। यानी अंतिम ऋणदाता कौन है, रिजर्व बैंक की तो है। वाणिज्यिक बैंक किससे लेंगे, कमर्शियल बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जितने भी, ये पैसा किससे लेते हैं, फंड कहाँ से मिलता है इनको, केंद्रीय बैंक से ही मिलता है। तो वो एक मिनिमम रेट्स फाइनल कर देता है। यानी रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्यक्ष ऋण बिलों की पुनर्कटौती करता है। ये बैंक बिल लिखते हैं
ये बिल केंद्रीय बैंक के पास देते हैं, केंद्रीय बैंक उन पर कुछ कटौती करके इनको पैसा देता है और जब ये बिल परिपक्व होते हैं तो बाकी अमाउंट से उस पर जमा करवा देते हैं। तो एक तरह से बैंक दर मुख्य ब्याज दर है जिसके आधार पर व्यापारिक बैंक अपने उधार की जो दरें होते हैं उसको क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। और अब जैसे इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, तो जब साख बढ़ानी होती है तो वो क्या करेगा, केंद्रीय बैंक इसको कम कर देगा बैंक रेट को, और जब साख घटानी है तो बैंक रेट को बढ़ा देगा, जो कि आपको पहले इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन उसके अंतर्गत आपको ये डिटेल में बताया जा चुका है कि बैंक रेट्स को बढ़ाने घटाने से इन्फ्लेशन पे कैसे इफेक्ट्स पड़ता है, डिफ्लेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। डिटेल आप उस लेक्चर के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सॉरी नेक्स्ट आपका आता है ऋण ब्याज दरें, लोन इंटरेस्ट रेट्स। व्यापारिक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रत्यक्ष ऋण प्रदान किए जाते हैं, आपको पता है। तो जो आपका ओवरड्राफ्ट है इस पे जो रेट्स ली जाएंगी उसको बोला जाता है ऋण पर ब्याज दरें। इनका निर्धारण केंद्रीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। हालांकि छूट किसको प्रदान की गई है, वाणिज्यिक बैंकों को, लेकिन एक दिशा निर्देश होगा, एक मिनिमम रेट्स होती हैं जो उनको लेके चलती बढ़ती है। तो ये भी आपका प्रशासकीय नियंत्रित ब्याज दरों के अंतर्गत आपका आता है। अभी हाल ही में नवीन बैंकिंग नीति के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करने हेतु प्रशासकीय ब्याज दरों में सीमित मात्रा में उच्चावचन के अधिकार व्यापारिक बैंकों को प्रदान किए गए हैं। कंट्रोल्ड है लेकिन कुछ उच्चावचन का उन्हें अधिकार दिया गया। इस प्रकार प्रशासकीय ब्याज दरों का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। मोटे तौर पर ये ब्याज दरें जमाओ तथा ऋणों के पृथक पृथक निर्धारित की जाती है। मोस्टली लोन्स के लिए जो आपको रेट मिलेंगे वो ज़्यादा होंगी और जमाओं पे आपको तुलनात्मक रूप से कम मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैंक भी तो एक कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, उसे भी लाभ कमाना है, तो वो जो लोन देता है, पैसा देता है, उस पर ज़्यादा लेगा, और जो खुद जमा कर रहा है उस पर कम देता है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसलिए हमें अंतर देखने को मिलता है। अब अगर हम पीछे के सालों की बात करें तो जो इंटरेस्ट रेट है उसमें हम, हालांकि अभी भी इंटरेस्ट रेट दूसरे देशों की तुलना में ज़्यादा है, लेकिन अगर हम तुलनात्मक रूप से बात करें तो पहले की तुलना में इंटरेस्ट रेट अभी क्या हुई है, काफ़ी कम हुई है। फिर वो चाहे होम लोन की बात हो, चाहे आपके कार लोन की बात हो, चाहे एजुकेशन लोन की बात हो, अगर हम प्राचीन काल से देखें तो उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। इसका कारण क्या है? तो हम देखते हैं जो विकसित देश है वहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट रेट कम है, और हमारी अर्थव्यवस्था को भी हमें कैसा बनाना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाना है, हमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ लानी है। तो ये चीज़ें कब होगी? जब आपको सस्ता पैसा मिलेगा तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे या गाड़ी खरीदेंगे या घर बनाएंगे। तो अर्थव्यवस्था को एक गति देने के लिए इनको कम किया जा रहा है। तो ये थी आपकी प्रशासकीय ब्याज दरें। अब बात करते हैं कि प्रशासकीय ब्याज दरों में कमियां क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या है। इसकी जो महत्वपूर्ण कमियां है वो है कि मोस्टली जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उन पे ब्याज दरें आपकी क्या है, बहुत कम है। फिर वो चाहे जीवन बीमा निगम हो, साधारण बीमा हो, तो इनमें कोई आकर्षण ही नहीं होता, लोग जमा करवाते ही नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या है, बहुत ही कम है। दूसरा आपका आता है कमज़ोर और गरीब वर्ग के लिए जो विभेदीकृत ब्याज दर है उनका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है किस पे, बैंकों के प्रॉफिट पर। तीसरा आपका आता है जमाओं पर ब्याज दरों का निर्धारण विवेक संगत नहीं है। 3 वर्ष से अधिक की ब्याज दरें एक ही हैं, फलस्वरूप जमाकर्ता को लंबी अवधि की जमाओं के प्रति कोई आकर्षण ही नहीं रहता। यानी जो इंटरेस्ट रेट 3 साल के लिए आपको, वही 7 साल के लिए, वही 10 साल के लिए, तो एक इंटरेस्ट ही नहीं बनता जो डिपॉजिटर है उसका। हालांकि इसका एक रीज़न भी है कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें अगर हम सेविंग ज़्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, और इन्वेस्टमेंट कम होगा तो अर्थव्यवस्था ग्रोथ नहीं करेगी, रोजगार नहीं बढ़ेंगे। तो ये रखा भी जाता है कि सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट थोड़ी कम की जाती है। नेक्स्ट आपका आता है बैंकों के लिए निर्धारित ऋण दरें कई क्षेत्रों में शोषणात्मक हो जाती हैं, ऋणी अन्य क्षेत्रों से लोन लेना शुरू कर देता है। तो ये तो हर सेक्टर में हमें देखने को मिल सकता है। अगला है आपका बाजार दरों पर प्रशासकीय दरों में एक अंतराल बना रहता है। प्रशासकीय दरें ब्याज दरों में परिवर्तन के अनुरूप तुरंत पुनर्निर्धारित नहीं होती हैं। तो ये इसमें कुछ शॉर्टकमिंग थी। अब हम बात करते हैं बाजार आधारित ब्याज दरें, यानी मार्केट ओरिएंटेड रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स। देश की अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है, आप देख रहे हैं, हम वैश्वीकरण के साथ जुड़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन का जो कंसेप्ट है। तो जब पूंजी की पूर्ति और मांग के अनुसार ब्याज दरों का निर्धारण होता है तो वे बाजार आधारित ब्याज दरें कहलाती है। अब जैसे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बात करें, एक्सचेंज रेट की, विनिमय दरों की भी बात करें, हमारी मुद्रा का
जब डॉलर के साथ या पाउंड के साथ किया जाता है तो वो भी कैसे फाइनल होता है, मांग और पूर्ति की सामंजस्य की शक्तियों के द्वारा। जैसा कि आप आगे की कक्षाओं में जाएंगे तो फाइनल ईयर में आपका एक सब्जेक्ट लगेगा इंटरनेशनल ट्रेड, जिसके अंदर आप ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि मांग और पूर्ति के सामंजस्य के द्वारा ब्याज दरों का निर्धारण कैसे होता है। और एक सीमा आती है जहाँ पर दोनों मांग और पूर्ति एक दूसरे को काटते हैं, उस रेट पे वो फाइनल हो जाती हैं इंटरेस्ट रेट्स। तो बाजार आधारित ब्याज दरें भी क्या होती हैं, मांग और पूर्ति के सामंजस्य के द्वारा निर्धारित होती हैं। इन ब्याज दरों में जो मांग और पूर्ति गतिविधि है उनका इफेक्ट पड़ेगा। बाजार में जब पूंजी की मांग अधिक होती है तो ब्याज दरें क्या होंगी, बढ़ने लग जाएंगी। सिंपल सा मांग पूर्ति का नियम, यदि मांग बढ़ रही है तो रेट बढ़ जाएंगे इंटरेस्ट रेट भी, और मांग कम हो रही है तो कम हो जाएंगे। यदि पूंजी की मांग कम होती है और व्यवसायिक गतिविधियां कैसे स्थिर है, मंदी का दौर चल रहा है, तो ब्याज दरें क्या होगी, कम होगी। अर्थात बाजार में ब्याज दरें ऐसी ब्याज दरें होती है जो बाजार के ऊंचावचन के अनुरूप परिवर्तित होती रहती हैं। इन ब्याज दरों का नियमन किसी भी केंद्रीय अधिकृत संस्था से न होकर विशुद्ध रूप से मांग और पूर्ति के सामंजस्य के द्वारा होता है। इनमें जो प्रमुख ब्याज दरें हैं वो पहली है आपकी अंतर बैंक याचना दरें, इंटर बैंक कॉल मनी इंटरेस्ट रेट्स। व्यापारिक बैंक एक दूसरे बैंकों पर चेकों का संग्रहण करते हैं, इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर धनराशि उपलब्ध करवाते हैं। इसके लिए जो वो चार्ज करते हैं उसको बोला जाता है आपका अंतर बैंक याचना दरें, यानी खुद की शॉर्ट टाइम के लिए आवश्यकता पूर्ति करते हैं कोष की। तो ये कैसे निर्धारित होंगी, मांग और पूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट आपका आता है निर्गमित प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट्स ऑन कॉरपोरेट सिक्योरिटीज। जैसे कि जो बड़ी कंपनियां होती है, संयुक्त पूंजी कंपनी होगी, कॉरपोरेट्स निगम वगैरह आपके हो गए, इनके द्वारा ये जारी की जाती है। इन प्रतिभूतियों पर ब्याज दरों का निर्धारण बाजार में उनकी डिमांड्स कितनी है प्रतिभूतियों की, इस आधार पे होता है। नेक्स्ट आपका है व्यवसायिक साख पर ब्याज दरें, यानी ट्रेड क्रेडिट पर आपकी इंटरेस्ट रेट क्या होती है। व्यवसायिक वर्ग एक दूसरे को धन उधार देकर वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। इनके लिए जो आपस में रेट चार्ज करते हैं उसको व्यवसायिक साख पर ब्याज दरें बोला जाता है। ये भी व्यवसायिक गतिविधियों को डिपेंड करेगा। तेजी का दौर चल रहा है, मांग ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट ऊंची हो जाएंगी, मंदी का दौर है, मांग कम है तो ब्याज दरें नीची हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है अनिर्गमित क्षेत्र की प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट इन द नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर। ये भी सेम उसी की तरह और मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा आपका निर्धारण होगा। कई ऐसी प्रतिभूतियां जैसे कि प्रतिभूतियों की श्रेणी में आती नहीं है, जैसे कि हुंडी, विनिमय बिल, प्रतिज्ञा पत्र, जो कि असंगठित मार्केट के अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जो एक दूसरे की सहायतार्थ लिखे जाते हैं और इनका निर्धारण भी बाजार की शक्तियों के द्वारा होता है। फिर आपका आता है असंगठित क्षेत्र की ब्याज दरें, अनरिकॉग्नाइज सेक्टर, यानी संगठित क्षेत्र के साथ साथ एक असंगठित क्षेत्र, जैसे कि आपको बताया देसी बैंक, साहूकार, महाजन, वित्तीय दलाल, ये कई रूप आपको देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो इंटरेस्ट रेट्स है वो तुलनात्मक रूप से संगठित की तुलना में क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। इनमें ऊंचावचन भी ज़्यादा होते हैं। ये डिपेंड करता है कि सामने वाले को आवश्यकता कितनी है, उस हिसाब से इनकी रेट्स फाइनल कर दी जाती है। इस प्रकार हमने देखा कि ब्याज दरों की संरचना के मुख्य दो भाग थे। पहला केंद्रीय बैंक, या फिर हम कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या नियमित जो शासकीय दरें थी, और उसका निर्धारण कौन करता है, मेन रूप से केंद्रीय बैंक। हालांकि ऊंचावचन की छूट किसको दी गई है, वाणिज्यिक बैंकों को दी गई है। और दूसरा हमने देखा बाजार आधारित ब्याज दरें, जैसे जो कि निगमों के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, असंगठित क्षेत्र के लिए। और इनका निर्धारण कैसे होता है, बाजार की मांग और पूर्तियों की शक्तियों के सामंजस्य के द्वारा होता है। उनकी डिमांड कैसी है तो रेट ज़्यादा हो जाएंगे, डिमांड कम है तो रेट्स कम हो जाएंगे। हालांकि अगर हम मोटा मोटी बात करें तो वर्तमान में चाहे वो प्रशासकीय ब्याज दरें हो, चाहे बाजार आधारित ब्याज दरें हो, इनमें हमें जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो हमें कैसा मिल रहा है, ये धीरे धीरे कम होती जा रही है, डाउनफॉल की तरफ। हालांकि अभी भी हमें विकसित राष्ट्रों की बराबरी करने के लिए हमें इनमें और कमी करने की आवश्यकता है। तो हमने देखा मुख्य रूप से दो दरों का भारत के अंदर, प्रशासकीय और बाजार आधारित। प्रशासकीय के अंदर हमने अध्ययन किया बैंक जमाओं पर ब्याज दरें, सरकारी प्रतिभूतियों पर बैंक दर और ऋण पर ब्याज दर। मोस्टली कंट्रोल कौन करेगा, केंद्रीय बैंक। हालांकि ऊंचावचन की छूट किसको दी गई है, वाणिज्यिक बैंकों को। दूसरा हमने देखा बाजार आधारित ब्याज दरें, जो कि मांग और पूर्ति की सामंजस्य शक्तियों के माध्यम से इनकी रेट्स फाइनल होती हैं। डिमांड ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा, डिमांड कम, इंटरेस्ट रेट कम। इनके अंदर हमने मुख्य 5 देखे, इंटरबैंक कॉल मनी रेट, निर्गमित प्रतिभूतियों पर ब्याज दरें, ट्रेड क्रेडिट पर ब्याज दरें, और अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर है उसके लिए, और असंगठित क्षेत्र के लिए प्रमुख ब्याज दरें। ये था आपका ब्याज दरों का चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू।